हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लोड फ्लो बेसिक्स को देखा था। और उसके अलावा हमने वाई बस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन देख लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है आपकी स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस। इनका मीनिंग क्या है? बेसिकली हमें पता है कि किसी भी बस में, कोई भी आपकी सिस्टम की बस है, सपोज ये बस वन है, तो आपको इस बस के बारे में क्या क्या निकालना होगा। सपोज चार डाटा होते हैं, पी क्यू वी डेल्टा। ये इंजेक्टेड हैं दोनों चीज़। ये आइथ बस की वोल्टेज है, ये आइथ बस का एंगल है। ये सपोज आइथ बस है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो चीज़ें आपको नॉन है और दो चीज़ें क्या हैं, अननोन है। तो अब हमें इनको आपस में रिलेट करना होगा, यानी कि कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में आपको क्या निकालना होगा? पावर और जो रिएक्टिव पावर, एक्टिव और रिएक्टिव जो इंजेक्टेड पावर्स हैं उनके हमें फॉर्मूले फाइंड आउट करने होंगे। और उसको किस फॉर्म में लिखना होगा? वोल्टेज और डेल्टा की फॉर्म में। यानी कि हमें देखना है कि पावर आपकी किसके फंक्शन में बदल जाए, वी और डेल्टा में। और आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो भी किसके फंक्शन में आ जाए, वी और डेल्टा के फंक्शन में। तो ये हमारा टास्क है और इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है जो आपके मेथड्स हैं, गॉस सीडल मेथड और न्यूटन राप्सन मेथड से। हमें एक्टिव रिएक्टिव पावर निकालनी है, यानी कुल मिलाकर हमें टोटल पावर फाइंड आउट करनी है। अब टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई कॉन्जुगेट। तो हमें अगर टोटल पावर निकालनी है तो पहले हमें करंट निकालना होगा। करंट को किसकी फॉर्म में निकालते हैं? हम वोल्टेज की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं, वोल्टेज और एडमिटेंस की फॉर्म में। जो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन देखी थी वो इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमें आई मिल जाएगा, उस इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमें आई कॉन्जुगेट मिल जाएगा। फिर हम वी से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिस बस की हमें पावर चाहिए इंजेक्टेड, तो उस बस की वोल्टेज और उस बस में इंजेक्टेड करंट से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंजेक्टेड टोटल पावर मिल जाएगी। फिर उसके दो कंपोनेंट होंगे, रियल कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट, दोनों को हम यूज़ करेंगे और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर कि इस चीज़ को कैसे किया जा रहा है। तो ये सब तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। तो आज का हमारा स्टार्ट होगा स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन, जिसको हम पावर फ्लो इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो पहले जैसा कि बताया था कि पहले हमें करंट को रिलेट करना होगा, तो करंट के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। हमने एक बस मैट्रिक्स बनाया था। करंट अगर आपके इस तरह से हैं, अगर थ्री बस सिस्टम है, तो आपका ये वाला एक कल हम देख चुके थे, यानी कि हमारे फाइनल लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी। इस तरह से बनता है आपका बस मैट्रिक्स। और देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं V1 V2 V3 से। हम इसी चीज़ को अब सिग्मा की फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा? आई इंजेक्टेड। अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म से। तो Y11 Y1 V1, Y12 V2, Y13 V3। तो यहाँ पे Y I के और V के आ जाएगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट वन के साथ वन है, टू के साथ टू है और थ्री के साथ थ्री है। तो Y I के और V के। अब I1 निकाल रहे हैं तो I तो कांस्टेंट रहेगा, जो भी हम निकाल रहे हैं के वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, जितनी बस हैं वन से एन तक। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैथ में बहुत यूज होती है इस तरह से। हम कभी भी मैट्रिक्स की इक्वेशन को अगर जब प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो हम उसको सिग्मा फॉर्म में ही लिखते हैं। सिग्मा फॉर्म में हम उसको इजीली कोड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप कोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इंजेक्टेड करंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज की, क्योंकि हमें वोल्टेज भी चाहिएगी। तो वोल्टेज हमें पता है कि सपोज के बस की वोल्टेज हमें निकालनी है तो वी के इंटू डेल्टा के होंगे। डेल्टा के क्या है? बस की वोल्टेज का मतलब बस की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी है और वोल्टेज का पावर एंगल भी वहाँ पर है। तो डेल के हमने उसको लिख दिया। अब हमें किसी भी बस का सपोज आई बस से के बस के बीच में देखना है, यानी कि के बस के बीच में नहीं है, इसका मतलब है जो आपके ये एडमिटेंस है जो बस मैट्रिक्स में। सपोज हमें फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम निकालना है तो ये Y12 है। इसी तरह से वाई आई के अगर हमें निकालना है तो किसके इक्वल होगा? उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका कोई ना कोई एंगल होगा। बेसिकली ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? रेजिस्टेंस को हम मानते हैं आपका, नेगलेक्ट कर देते हैं। R/X का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है, और इसी वजह से ट्रांसमिशन लाइंस में हम इसमें 90 डिग्री लेकर के चल सकते हैं। जब हम अप्रॉक्सीमेट लोड फ्लो स्टडी करते हैं प्लानिंग के लिए तब ये चीज़ें फॉलो करते हैं, पर आपको इतना कुछ डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके वाई आई के हो गई। अब आपसे इंजेक्टेड करंट अगर हमको निकालना है तो इंजेक्टेड करंट हम ये लिख सकते हैं
क्योंकि हमने वाई आई के और वी के जो दोनों ही थे वो आपके फेजर फॉर्म में थे, इनको कन्वर्ट कर दिया विद मैग्नीट्यूड और आपके एंगल के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं, ये आ गई आपकी इंजेक्टेड करंट की इक्वेशन। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस। आई एस आई हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पी आई प्लस आयोटा क्यू आई इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट, यही करेंगे। तो हमने पहले बस लिखा, बस की वोल्टेज, और आई इंजेक्टेड करंट का कॉन्जुगेट। अब जिस बस में हम निकालना चाह रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया करंट के कॉन्जुगेट से। करंट पहले ही क्या था, करंट आपका था माइनस डेल के माइनस थीटा आई के दिस, और वोल्टेज वाला एंगल डेल्टा आई, तो ये क्या हो गया, इसके साथ ऐड हो गया। तो टोटल क्वांटिटी क्या बची, डेल आई माइनस डेल के माइनस थीटा आई के। तो ये आपके पास टोटल आ गया है यहाँ पे जो इंजेक्टेड पावर थी। अब इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ये एंगल के साथ है, हम जानते हैं कि ए एंगल डेल्टा है, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हैं, ए कॉस डेल्टा प्लस आयोटा ए साइन डेल्टा, यही लिखा जाता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे अब यहाँ पर। कॉस वाली जो है वो तो आपका हो जाएगा एक्टिव पावर, और जो साइन वाला है वो हो जाएगा रिएक्टिव पावर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। हम यही फाइंड आउट करना चाहते थे कि इंजेक्टेड पावर को हम वोल्टेज और करंट की फॉर्म में लिखना चाहते थे। इंजेक्टेड पावर को हम वोल्टेज करंट की फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, और करंट की जगह हम यूज़ करना चाह रहे थे एडमिटेंस और वोल्टेजेस, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब आपको क्या है कि ये सभी जो पूरी इक्वेशंस हैं, इन पूरी इक्वेशंस में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स यानी कि 4 स्टेटिक जो आपके वेरिएबल्स हैं, स्टेटिक स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कौन कौन से, पी आई, क्यू आई, वी और डेल्टा। इसके अलावा जो एडमिटेंस है वो तो आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि सिस्टम आपको गिवन होगा, कोई भी सिस्टम है वो आपको लोड फ्लो स्टडी से पहले ही पता होता है। अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हो तो आपके पास एक सिस्टम की इमेज होती है कि इस तरह का सिस्टम हो जाएगा, कोई ट्रांसमिशन लाइन हटा देंगे या फिर नहीं लगा देंगे, तो सिस्टम पहले से ही पता होता है। उसका वाई बस मैट्रिक्स आप पहले ही फॉर्म कर सकते हो, फिर आप इस इक्वेशन में उसको पुट करोगे तो आपके पास जो पी क्यू वी और डेल्टा के अलावा सारी चीज़ें मौजूद होंगी। अब हम जानते हैं कि ईच बस के लिए दो डाटा पहले से ही होते हैं और दो अननोन होते हैं, तो अब हम उन्हें इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशंस हैं आपकी स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर और एंगुलर फॉर्म की बात कर रहा था कॉम्प्लेक्स में, तो ये एक पॉइंट है, आप समझ लेना। प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि हम एंगल फॉर्म में लेकर के चलें या फिर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेकर के चलें। एंगुलर फॉर्म ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड इजीली पता चल जाता है और एंगल इजीली पता चल जाता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म मैथमेटिकली बहुत अच्छा है बट प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है। मैथमेटिकली इन द सेंस कि आपको जब प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकली कुछ बड़ी कैलकुलेशंस करनी है तो आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में इजीली उनको कर सकते हो, बट एंगुलर फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और एंगुलर फॉर्म का अच्छी एप्लीकेशन ये है कि यहाँ एंगुलर फॉर्म में अगर आपको डाटा लिखा मिलेगा, सपोज आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 1 एंगल 30 डिग्री, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल 30 डिग्री है। अदरवाइज अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा, मैग्नीट्यूड अलग से निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और एंगल अलग से निकालना होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से। तो एक बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन देख ली है, ये आपसे जो थ्योरी पेपर्स होते हैं उसमें पूछी जा सकती हैं, कॉलेज एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और आपसे ये ईएस के मेन एग्जाम्स में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, प्रॉब्लम अब क्या बची है अपने पास देखिए, अगर मैं टोटल इक्वेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 1 to n इक्वेशंस है, यहाँ पर भी 1 to n इक्वेशंस है। तो टोटल इक्वेशन कितनी हो गई है, टोटल स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन कितनी है, I1 to n का मतलब क्या है, ये हमने पी आई के लिए निकाला है, तो P1 P2 P3 P4 इस तरह से हम कितनी निकाल सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ बस है। तो अगर अपने पास n बस हैं तो उसके लिए कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, 2n इक्वेशन अपने पास अवेलेबल होगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन हो गई 2n। अब हर बस में 4 क्वांटिटी में दो पहले से पता है, दो हमें निकालनी है। तो अगर n बस हैं तो उनमें से अननोन कितनी क्वांटिटी हो गई, 2n हो गई, क्योंकि एक बस में दो अननोन चीज़ें हैं, तो n बस में कितनी होंगी, 2n होगी। तो अननोन क्वांटिटी कितनी है, 2n है, और इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन भी 2n है। 2n अननोन वेरिएबल है, 2n ही इक्वेशन है, तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं जितने अननोन क्वांटिटी है अगर उतनी ही इक्वेशन हमारे पास मौजूद है तो हम उस चीज़ को
फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन अपने पास आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं टू एन इक्वेशन टू एन वेरिएबल। यानी इसको अदर वर्ड में देखे जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हर इक्वेशन में आप हर बस के लिए दो इक्वेशन अवेलेबल हैं, एक P1 एक Q1, और आपके पास उन दोनों इक्वेशन के अंदर एफ वी गामा और एफ वी डेल्टा ये इक्वेशन मौजूद हैं। इसमें से आपको दो चीज़ें पता है और दो निकालनी है, दो इक्वेशन है, दो चीज़ें पता है, दो निकालनी है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन के बारे में एक और पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी ये क्यू आई है, आप जब बुक्स पढ़ोगे, आपके पास पावर सिस्टम की जिन बुक्स में लोड फ्लो है उनमें सपोज आपके पास अगर कोठारी सर की बुक है, अशफाक हुसैन सर की बुक है, या फिर आपके पास फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, तो इन सभी बुक्स के अंदर आपको हो सकता है क्यू आई में आपको नेगेटिव साइन मिले। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे आपको क्या मिले, नेगेटिव साइन मिले। जैसे सी एल वाधवा सर की बुक है, तो इन सब बुक्स में हो सकता है किसी बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन मिले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जब भी नेगेटिव साइन आपको किसी बुक में मिलेगा वी आई से आगे यहाँ पे, तो आपको एंगल्स में क्या होगा, नेगेटिव लिया हुआ होगा। तो इक्वेशन सेम है, अगर आप यहाँ पे एंगल्स में अगर इसको लिख देते हो डेल्टा के प्लस थीटा आई के माइनस डेल्टा आई, तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो कि साइन के अंदर माइनस है जो बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे उस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है। हमने ऐसी इक्वेशन क्यों यूज़ ली है, क्योंकि जिससे हम इसको इजीली सॉल्व कर सके। हमने बहुत ही इसको इजी वे में डेरिवेट किया है, इसलिए हमने इस तरह की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की है। तो अब हम आगे देखें यहाँ पे, तो आपके पास जो इक्वेशंस हैं नॉन लीनियर हैं। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉन लीनियर डाटा है। तो इक्वेशन कैसी हो गई, नॉन लीनियर हो गई है। तो अगर आपके पास इक्वेशन कैसी हो, नॉन लीनियर हो, तो आप उनको एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। एनालिटिकली मतलब सपोज आपके पास इक्वेशन है 4x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशंस के सेट है। आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, मैट्रिक्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ गॉस सीडल मेथड से भी कर सकते हो, न्यूटन राप्सन से भी कर सकते हो। सब मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बेसिक क्या है, एनालिटिक मेथड, यानी कि आप इसको सिंपली जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हो, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और इसको पेपर पेन से भी सॉल्व कर सकते हो। बट जो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको आप इटरेटिव एल्गोरिदम से सॉल्व करते हो, क्योंकि इटरेटिव एल्गोरिदम में आपको एक डाटा अज्यूम करना होता है, उसको आप उसमें पुट करते हो, देन आप उसमें उस डाटा को अपडेट करते हो और नंबर ऑफ इटरेशंस पे लूप चलाते हो और उस आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ये यानी कंप्यूटर ऑपरेटेड एल्गोरिदम्स से इनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो, उसमें आता है गॉस मेथड, एक आता है गॉस सिडल मेथड, एक आता है न्यूटन राप्सन मेथड, एक आता है आपका डीकपल्ड लोड फ्लो मेथड, एक आता है फास्ट डीकपल्ड लोड फ्लो मेथड, एक आपका नया आता है सुपर फास्ट डीकपल्ड लोड मेथड, एक आपका आता है सेकंड ऑर्डर लोड फ्लो मेथड। ये सारे मेथड जो 7 मेथड्स हैं ये इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हमें जो स्टडी करने हैं जो आपके कोर्स में है वो है, हमें करना है गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड इसलिए स्टडी करना है, ये बहुत ही अच्छा टूल है और ये इजी टूल है। यानी कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है प्रोग्रामिंग की तो आप गॉस सीडल मेथड का प्रोग्राम इजीली बना सकते हो, इसलिए इसको कोर्स में भी डाला हुआ है और ये स्टडी किया जाएगा। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बेसिक्स हमें समझना है, प्रोग्रामिंग आपसे कोड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोड डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में उसको बना रहे हो। हम देखेंगे फ्लो चार्ट और उसकी एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट हर लैंग्वेज के लिए सेम है। बेसिकली एल्गोरिदम फ्लो चार्ट क्या बताता है कि हमें कौन कौन से टास्क को फॉलो करना है। अब उसको फॉलो करने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी लैंग्वेज पे। फोर्ट्रान बहुत ईजी है, इजीली कोड किया जा सकता है और सबसे अच्छी बात है वहाँ पर फोर्ट्रान के लिए आपको जो है हाईली साइंटिफिक कैलकुलेशन में बेस्ट लैंग्वेज है। बट नाउ एडेज मैटलैब ने उसको जो है ज़्यादातर मैटलैब कोर्स में कराई जाती हैं, तो मैटलैब से भी इसको कोडेड किया जाता है और मैटलैब के कोड आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको गूगल गॉस सीडल और न्यूटन रैप्सन के कोड आपको मिल जाएंगे मैटलैब में अंदर बने हुए। तो आप अगर इस लेक्चर के बाद यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद जब लोड फ्लो ख़त्म हो और आप कोड देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी कोड करना चाहो तो आप को अगर थोड़ी बहुत फोर्ट्रॉन की नॉलेज है तो आप उस पर इस कोड को कर सकते हो। तो हमें दो चीज़ें पढ़नी है, गॉस सीडल और न्यूटन राप्सन मेथड्स को यहाँ पे स्टडी करना है। अब न्यूटन राप्सन क्यों जोड़ा गया है कोर्स में, क्योंकि जो
डीकपल लोड फ्लो है, फास्ट डीकपल लोड फ्लो है, इन सब मेथड्स में हम न्यूटन राप्सन को ही फॉलो करते हैं। न्यूटन राप्सन में ही कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं जिससे कि आप उसको और जल्दी सॉल्व कर सको, नंबर ऑफ इटरेशंस को यहाँ पर आप कम कर सको, उसको फास्ट कन्वर्ज करा सको, इसलिए आप इन सब मेथड्स को यूज़ करते हो। बट आज भी जो बेस्ट मेथड है उनमें न्यूटन राप्सन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डीकपल लोड फ्लो के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है वो आपको एग्जाम्स में किसी और फॉर्म में काम आ सकता है, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो हम सभी मेथड्स की अगर जनरल बात करें तो सभी मेथड का जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ये जो प्रोसीजर है वो सभी मेथड्स में यूज़ किया जाता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या कहता है कि आपको सभी मेथड्स में पहला काम क्या करना होगा, पहले बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी होगी फॉर ए पावर सिस्टम। जो भी पावर सिस्टम गिवन है, नंबर ऑफ बस होंगी, सपोज एन नंबर ऑफ बस है तो आपको एन इंटू एन का पहले वाई बस मैट्रिक्स बनाना होगा। इसको आप एनालिटिकली इंस्पेक्शन मेथड से बना सकते हो। मैंने आपको सिखा दिया है कि सेल्फ डायगोनल टर्म्स कैसे निकाली जाती हैं और ऑफ डायगोनल टर्म्स कैसे निकाली जाती हैं, उससे आप वाई बस मैट्रिक्स बना सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले एक इनिशिएट करते हैं, सपोज करते हैं वोल्टेज और डेल्टाज को, यानी कि हमें टोटली इन दोनों को ही फाइंड आउट करना है। सपोज यही आपके अननोन वेरिएबल हैं, जितनी भी बसें हैं आपके अननोन वेरिएबल हमने फिक्स कर दी है। क्या है अननोन वेरिएबल? वोल्टेज और डेल्टा। बाकी वेरिएबल्स आप पहले से जानते हो, पी क्यू की आपको नॉलेज है, वी डेल्टा आप नहीं जानते हो, तो आप इन्हीं से एल्गोरिथम को स्टार्ट करोगे। यानी कि आप रैंडम सर्च करोगे किसके लिए, वोल्टेज और डेल्टा के लिए, इनिशिएट करोगे इनको। अब अगर आप कोई और सिस्टम की प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो आप इसमें रैंडम जो फंक्शन होता है मैटलैब का वो यूज़ कर सकते थे, या फिर फोर्ट्रॉन का यूज़ कर सकते थे। जीरो टू वन, या फिर जो भी आपकी डिजायर्ड वैल्यू, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, आप उसके बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते थे। बट आपको पावर सिस्टम में करना है, और पावर सिस्टम में आपको पहले से एक चीज़ की नॉलेज है कि मोस्टली जो आपकी वोल्टेज होती हैं वो नियरली 1 होती हैं। यानी कि आप यहाँ पे फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट को यूज़ कर सकते हो। ये टर्म्स हैं जो आपके लोड फ्लो स्टडीज़ में यूज़ की जाती है, फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट। इसका मतलब है कि आप जो इनिशियल वैल्यू अज्यूम करते हो वो 1 0 डिग्री एंगल अज्यूम कर सकते हो, 1 मैग्नीट्यूड 0 डिग्री एंगल। क्योंकि आपको वोल्टेज अज्यूम करनी है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी करना है, उसका एंगल भी करना है। तो आप इसको जो है यहाँ पे इनिशिएट करोगे। फ्लैट वोल्टेज टर्म्स को हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे फिर से। तो अभी आपने क्या किया, उसको इनिशिएट कर दिया। इनिशिएट करने के बाद क्या करोगे, सभी बस के लिए आपने वी और एंगल इनिशिएट कर दिया। फिर आप उनको पावर फ्लो इक्वेशंस में पुट करके देखते हो कितना सॉल्यूशन से डेविएट कर रहा है। आपको पता है कि ये जब जितने भी वी और डेल्टा हैं इनको पुट करने के बाद आपको पी और क्यू की वैल्यू मिलनी चाहिए, जो आपको पहले से ही पता है। अगर वो नहीं मिल रही है तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कितना आपका डेविएट कर रहा है, यानी कि कितना सॉल्यूशन से दूर हैं हम अभी। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपने अभी इनिशिएट वैल्यूज मानी थी, x0 वेक्टर बोलते हैं हम इसको। इनिशिएट वैल्यूज का मतलब है आपके पास दो अननोन वेरिएबल हैं, सपोज v0 और डेल्टा 0, ये आपने एस्टिमेट किए थे, इनिशियल गैस किया था। आपको अब क्या करना है, जिस एल्गोरिदम को आप फॉलो कर रहे हो, सपोज आपके पास एनआर है, जीएस है, उसके थ्रू आप इनको अपडेट करते हो। फर्स्ट गैस को, इनिशियल गैस को अपडेट किया जाता है, नया अपडेट आता है v1 डेल्टा 1। अब ये अपडेट कैसे किया जाता है ये डिपेंड करता है एल्गोरिदम पे। तो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करना है कि गॉस सिडल में कैसे अपडेट करते हैं, न्यूटन राप्सन में कैसे अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद आप इस प्रोसेस को अगेन करते हो, पावर फ्लो इक्वेशंस में नई वैल्यूज पुट करते हो, फिर डेविएशन फाइंड आउट करते हो। और ये कब तक करना है आपको, जब तक कि आपका सॉल्यूशन ना मिल जाए। अब ये कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन मिल गया है, उसके प्रोसीजर्स हैं वो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में देखेंगे। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ इटरेशंस फॉलो करने के बाद, इटरेशंस का मतलब है कि आपको कितनी बार लूप चलाना है, यानी कि कितनी बार उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है। उसके बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलता है, उस सॉल्यूशन से आपको सभी बस की वोल्टेज और डेल्टा आपको पता चल जाएंगे। अब आपको अगर नोड वोल्टेजेस और एंगल पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्टिव और रिएक्टिव पावर फ्लो निकाल सकते हो। आप हर ब्रांच के लिए क्या निकाल सकते हो, लोड लाइन फ्लो फाइंड आउट कर सकते हो, लॉसेस फाइंड आउट कर सकते हो, स्लैक बस के लिए पावर P1 Q1 निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें अब आप फॉलो कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है कि अगर आप वोल्टेज और एंगल फाइंड आउट कर लेते हो तो ये हो जाता है आपके स्टैटिक लोड फ्लो जो इक्वेशंस हैं और स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और आपको मेथड के बारे में मैंने सब डिटेल से बता दिया है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका गॉस सीडल मेथड और आपका न्यूटन राप्सन मेथड। हम ये देखने वाले हैं कि इन मेथड्स में अभी जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इनिशियल गैस को अपडेट करते हैं वो कैसे किया जाएगा, उस सब को डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन मेथड्स में पहले हम समझेंगे इसको मैथमेटिकली कैसे यूज किया जाता है। दोनों मेथड्स के लिए पहले मैथमेटिकली समझा जाएगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि पावर सिस्टम में हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं फिर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको इन मेथड्स को आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, इसलिए आपको इन्हें इस तरह से नहीं समझना है कि आपको बिल्कुल एकदम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपको सिर्फ इनका बेसिक समझना है कि कौन से मेथड में कौन से एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने का कौन सा टूल यूज किया जा रहा है, यानी कि बेसिक इक्वेशन कौन सी फॉलो करनी है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है बस। यानी कि इनका जो बेस है, इनका जो आधार है, वो हमें जानना है। और उसके अलावा न्यूटन राप्सन मेथड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को हमें समझ के रखना है बस। तो ये हमें यहाँ पर सीखना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वो सब कवर करेंगे हम। थैंक यू।